हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। जो हमने नई सीरीज चालू की है, इसमें पहला सब्जेक्ट है जियोग्राफी और हम स्टैंडर्ड 6 की बात करेंगे। पहले स्टैंडर्ड 6 चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी हमारा पहला चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप सबने नोटिस किया होगा, सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही थे हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता हुआ है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। जो आकाश रात को जो पूरा फैला हुआ होता है, उसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते हैं, अन्य से अलग है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा टिमटिमाते तो सब है, पर कुछ इसमें से अलग है, जो कुछ ज्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ कम टिमटिमाते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाए के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जो टिमटिमाए है तो वो चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्र दिन 15वें दिन के बाद आप इसे एक देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन बड़ी अच्छी से कर सकते हैं। अमावस्या की रात होती है, तब रात में बहुत अंधेरा होता है और आप आकाश का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपने इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? हमको ऐसा आश्चर्य नहीं होता क्योंकि हम रात को ही छोटी छोटी वस्तुओं और चमकीली वस्तुओं को देख पाते, दिन को क्यों नहीं देख पाते हैं? चंद्रमा और टिमटिमाते हुए तारे या कुछ सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं को रात के समय आसमान में चमकीले चमकती है। सूर्य, चंद्रमा और वो जो रात के समय चमकती है ना वस्तुएं, वो रात को चमकती है ना, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड। उसे हम खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। जो रात के टिमटिमाते हैं ना, उसे खगोलीय पिंड। चंद्रमा और सूर्य की जैसे टिमटिमाते। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं उसको भी हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है जो हमें दिवस को दिन में दिखाई पड़ता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय में अनगिनत चमकते तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हम सबसे अधिक दूर होने के कारण हम लोगों को उनकी ऊष्मा का यह प्रश्न हम लोगों से तारे बहुत अधिक अंतर में होने के कारण हम उसका प्रकाश एवं उसकी ऊष्मा महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूर होने के कारण हम उसको वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि
दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, जैसे कि एरोप्लेन जो आकाश में चलता है वो हमें दूर से कितना छोटा दिखता है, काफी नजदीक हम हो गए तो वह काफी बहुत बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखने समय तारों से विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न आकृतियों को आप देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि के समय आप देखते हैं तो आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं और तारों को कई कई आकार दिखाई पड़ते हैं, वो आकार को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा था? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? अर्सा मेजर, अर्सा मेजर या बिग बियर। क्या? बिग बियर। एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर जैसा ही एक नक्षत्र मंडल, वो आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र, उसको हम सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है, सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 तारों का समूह। सप्तऋषि में कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। सप्तऋषि में 7 तारे हैं, जो कि नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का भाग है। आपने अभी देखा ना, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल किस मेजर का भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। किसका? अर्सा मेजर का। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति के कहिए, अपने परिवार में किसी व्यक्ति को, बड़े पापा, मम्मी या भाई को कहिए, अधिक तारे और ग्रह नक्षत्र मंडल को दिखे। आपको रात्रि के समय दिखाई पड़ने वाले अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ऐसे खगोलीय पिंड, ग्रह जो सब होता है वो आपको रात्रि के समय दिखाई पड़ते हैं और आप देख सकते हैं उसे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में जब घड़ियाल ऐसा कुछ यंत्र नहीं थे तो सब लोग टाइम किससे देखते थे? तो टाइम, समय जो आप कहते हैं, जो एक नक्षत्र मंडल है या तारों है, तारों के हिसाब से देखते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव का भी तारा भी किया जाता है। उत्तरी तारा को क्या कहा जाता है? ध्रुव का तारा। उत्तरी तारा को ध्रुव का तारा कहते हैं। उत्तरी तारा को ध्रुव का तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव का तारा आसमान में हमेशा एक ही तरफ रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव के तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की दिशा को हम जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड होती है, उसमें उसका प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। खगोलीय पिंड होते हैं ना, वो तारों के प्रकाश से भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहलाता है। जो खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह। उसे हम ग्रह कहते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्लेनेट। खगोलीय पिंड को अंग्रेजी में ग्रह, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट।
उसे हम प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। सॉरी मित्रों, प्लेनेटाई, प्लेनेट। प्लेनेट ग्रीक भाषा में उसे प्लेनेटाई कहा जाता है। वो ग्रीक भाषा का शब्द प्लेनेटाई से बना है, प्लेनेट शब्द, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अर्थात प्लेनेटाई का अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आपने नोटिस किया होगा, तारे बहुत ही टिमटिमाते होते हैं और हम से बहुत काफी दूर के अंतर पर वो हमको दिखाई पड़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह, उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हमारी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। हमारी पृथ्वी के साथ समान 7 ग्रह है। 7 ग्रह अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करें। हमारी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, ऐसे ही 7 दूसरे भी ग्रह है जो हमारी तरह सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। इन ग्रहों पृथ्वी है, ऐसा हमारे पास ग्रह पृथ्वी है, ऐसा देखिए हमारे पास ग्रहों के अपना ग्रह है चंद्रमा। ऐसा ही सबके पास अलग अलग अपने कुछ ग्रह है। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। अब हम बात करते हैं सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुख्य सूर्य होता है। सौर परिवार का मुख्य को हम क्या कहते हैं? सूर्य। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य, सौर परिवार का मुख्य होता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। देखो, सूर्य सौरमंडल में केंद्र के स्थान होता है और वो बहुत बड़ा और बहुत गर्म होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, सूर्य की ओर खींचे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम इसकी गर्मी है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते, बाकी काफी गर्म होता है सूर्य, और इसकी तो हम गणना भी नहीं कर सकते कि कितना गर्म होता है। लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं। लेकिन इसकी ऊष्मा को हम महसूस कर सकते हैं सूर्य की, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। तारा सबसे नजदीक तो है ही, पर हमारे से काफी दूर भी है। सबसे बड़ा तारा है, पर हमसे नजदीक भी है और हमसे दूर भी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15
15 करोड़ करोड़ किमी हमसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितने दूर? 15 करोड़ किमी दूर है। अब हम बात करते हैं ग्रह की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार लाइन क्रमशः सूर्य के दूरी से अनुसार क्रमशः पहला आता है बुध, बाद में शुक्र, बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति यानी कि गुरु, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, और इस रास्ते को दीर्घवृत्ताकार कहता जाता है। ये कक्षा कहलाते हैं। जो चारों ओर दीर्घवृत्ताकार उसका परिपथ होता है उसे कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन लगते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये सौरमंडल में सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। क्या है? बुध। ये काफी नजदीक, सब सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो कि बुध। इसे बुध कहा जाता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने में उसे 88 दिन ही लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध के बाद आता है शुक्र। बुध के बाद आता है शुक्र। और शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी, जिसपे हम निवास करते हैं। सूर्य को पृथ्वी के समान ही माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी के समान माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोए गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2000 यूबी 313 2000 यूबी 313 और सिरस और प्लूटो इसे बोने ग्रह कहे जाते हैं। ये सब क्या अब क्या है? ये सब है अब क्या है? बोने ग्रह। अब ये बोने ग्रह कहे जाते हैं। पहले प्लूटो तो सौरमंडल का ग्रह ही कहलाता था, अब उसे बाकात किया है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। देखो, पहले सूर्य, उसमें पहला ग्रह कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के ग्रहों के आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चिपटी हुई है। देखो, ऐसे है तो होती है पृथ्वी, और ये ध्रुव होता है उत्तर ध्रुव, ये होता है दक्षिण ध्रुव, साउथ नॉर्थ। जैसे कि ये ध्रुव के साथ थोड़ी चिपटी होती है, उसे भूभाग कहा जाता है। जो भाग ध्रुव के समान चिपटा होता है उसे भूभाग कहा जाता है। उसका अर्थ है, भूभाग का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के कुछ अनुकूल परिस्थितियों संभवित केवल पृथ्वी पर ही जी पाई जाती है। जीवन की कुछ अनुभवित संभवित परिस्थितियों पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, बिल्कुल हमारे रहने के लायक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडी है।
यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक। पानी तथा वायु हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वायु जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। हमें सांस लेते हैं उसमें क्या उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। इन कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ऑक्सीजन, जल, वायु, इन सभी कारणों से कारण पृथ्वी सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। प्रकाश की, आपने जो देखा होगा, प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट इतना समय लगता है। कितने मिनट जैसा समय लगता है? 8 मिनट। कितने? 8 मिनट। 8 मिनट जितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। 8 मिनट जितना समय लगता है। चंद्रमा, अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। हमें चंद्रमा इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि काफी खगोलीय पिंड तो है, पर ये हम सब पृथ्वी से काफी नजदीक होने के कारण हमें ये बड़ा प्रतीत होता है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी से 3,84,400 किमी दूर है चंद्रमा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब हम, जैसा कि हमने किया, 3,84,000 हमसे दूर है किलोमीटर, तो हम पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी को हम जान सकते हैं। आपने सोचा एक बात, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपने सुना ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्र पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1996 में 20 जुलाई 1996 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। 20 जुलाई 1996 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा। उसका जन्म यूएसए में था। कहाँ आया था? यूएसए में। यूएसए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉरी मित्रों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका जन्म यूएसए में हुआ था। आपने कभी सोचा यूएसए में जाने वाला तो पहला कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत से पहले जाने वाला कौन थे बताओ? तो भारत में से जाने वाले पहले थे राकेश शर्मा, जो 1984, राकेश शर्मा 1984 चंद्रमा पर गए थे। 1984 में राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे। चंद्र पर जाने वाली प्रथम महिला, ये तो पुरुष थे सब, महिला कौन है? तो महिला का नाम है जेसिका मीर। 1972 में गई थी जेसिका मीर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे, चंद्रमा पर जीवन शक्य नहीं है। इसकी क्यों कि मैदान एवं गड्ढे, पर्वत चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया को देखने का जा सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन हम चंद्र पर छाया देख सकते हैं। अब हम सौरमंडल की बात करते हैं। जैसे कि पृथ्वी के बाद क्या आता है? पृथ्वी के बाद आता है हमारा दूसरा ग्रह मंगल। क्या आता है? मंगल ग्रह। मंगल के बाद आते हैं छोटे छोटे ऐसे ग्रह के समान। मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। और बाद में आता है बृहस्पति। क्या आता है? ये सब ये लाइन में बृहस्पति, यहाँ पर होता है बृहस्पति। आपने सुना बृहस्पति, बृहस्पति को हम गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। और इंग्लिश में उसे जुपिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुपिटर। इंग्लिश में उसे जुपिटर भी कहते हैं। और गुरु के बाद आता है शनि। गुरु के बाद आता है शनि, और शनि के बाद आता है यूरेनस। शनि के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ये हमारे सौरमंडल के ग्रह है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुख्य सूर्य होता है, सबसे नजदीक वाला ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? कि बुध, बाद में शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी, चौथा मंगल, और बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है जो हमें दिखाई पड़ती है। और गुरु, जैसे कि बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध। ये हमारा सौरमंडल है। उल्कापिंड। अब हम बात करते हैं, देखिए ये आपने सौरमंडल देख लिया, हम बात करते हैं उल्कापिंड की। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड की। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। उसकी गति के कारण वायु के समान, पवन के समान, उसको क्या कहते हैं? दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, क्या घर्षण होने के कारण वो जल जाते हैं उल्कापिंड। उसको जल जाने के फलस्वरूप हम चमकदार प्रकाश से उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी उल्कापिंड, बहुत बड़ी उल्कापिंड होती है तो जलने में काफी देर लगती है, और इस दौरान, इस समय में वो पृथ्वी पर गिर पड़ती है, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तरह फैली चौड़ी सफेद पट्टी देखी? जब हम रात को देखते तारा होता है, तारों के बीच सफेद पट्टी होती है। क्या आपने वो देखी? चमकदार रास्ते देखा, चमकदार रास्ता देखा जैसा प्रतीत होता है हमको। यह लाखों तारों का समूह है। क्या है? लाखों तारों का समूह।
यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे, आकाशगंगा, आकाशगंगा या मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में के इसकी कल्पना आकाश में बहुत ही एक बड़े आकाशगंगा की प्राचीन भारत में नदी के समान की गई थी गंगा, जो कि आकाशगंगा तो उसके प्राचीन भारत में प्राचीन समय में नदी के समान गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है, नदी के नाम से ही इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, गैसों, बादलों की एक इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। देखिए इस प्रकार एक आकाशगंगा है, ऐसी आकाश लाखों आकाशगंगा मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। आकाशगंगा की क्या आकाशगंगा का आकार में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हम वो जानते नहीं है, फिर भी हम इस ब्रह्मांड का भाग है। थैंक यू।